हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड पार्ट का नाम है संज्ञा। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार से की जाती है? तो भाववाचक संज्ञा की रचना 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है। कितने प्रकार के शब्दों से की जाती है? तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार से की जा सकती है। 4 प्रकार से। पहला है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से और चौथा है क्रिया से। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से। क्या कहा मैंने? भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से। अब भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार की जाती है? मतलब कि जातिवाचक संज्ञा को हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है, परिवर्तित करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ। यहाँ पे लिखा है लड़का। अब आप यहाँ पे लिखा है मैंने लड़का। अब ये क्या है? लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति की जाति हम किस प्रकार से पहचानते हैं? जैसे कि यह एक लड़का है या फिर यह एक लड़की है ना, यह पुरुष है, यह स्त्री है, तो यह क्या है? यह उसकी जाति है। हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, हम उसकी जाति बता रहे हैं कि यह पुरुष की श्रेणी में आता है, यह स्त्री की श्रेणी में आता है ना। तो यह बालक की श्रेणी में आता है, यह बालिका की श्रेणी में आता है। तो यह उसकी जाति है। इतना समझ में आया आपको? अब लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। अब किस प्रकार से? लड़का, तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा, हम भाववाचक संज्ञा में अगर इसको हम बदलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। क्या हो जाएगा? लड़कपन। बिल्कुल सही। तो जातिवाचक संज्ञा हुई लड़का, तो हमने उसे भाववाचक संज्ञा में बदला तो क्या बना? लड़कपन। उसी प्रकार से ये लिखा मिटा देती हूँ। अभी हम सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। ये मैं यहाँ फिर से मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे लिखा है मैंने जातिवाचक और यहाँ पे लिखा मैंने भाववाचक। अब जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसकी जाति से पता चलता है कि जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे लिखा मैंने लड़का, तो आपने क्या बताया भाववाचक संज्ञा में? लड़कपन। क्या बताया? लड़कपन। ठीक है। अब इसके बाद व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मैं यहाँ लिखती हूँ व्यक्ति। अब आपको भाव बताना है, भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। ये हमारे भाव है, तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व ये है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद शत्रु, तो शत्रु का क्या होगा? शत्रु क्या है? जातिवाचक है। मित्र जातिवाचक है, तो शत्रु जातिवाचक है, तो शत्रु का भाव क्या होगा? शत्रुता। मतलब किसी शत्रु से शत्रुता करना। शत्रु जातिवाचक संज्ञा हुआ, शत्रुता भाववाचक संज्ञा हुआ, तो शत्रुता। अब माता, माता का क्या होगा? माता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो माता का भाववाचक क्या होगा? मातृत्व।
केशव और भक्त का भक्ति। तो उसी प्रकार से हमें उसकी जाति और उसके भाव बताना है। तो ये हुए जातिवाचक संज्ञा, मतलब कि भाववाचक संज्ञा की रचना भी हमने कैसे की, जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा को हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। कैसे? लड़का, लड़कपन, व्यक्ति, व्यक्तित्व, शत्रु, शत्रुता, वैसे ही भक्त तो भक्ति। ऐसे ही हमें जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो अभी हमने जाना जातिवाचक संज्ञा के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है सर्वनाम से। अब हम भाववाचक संज्ञा की रचना सर्वनाम से करेंगे। किससे करेंगे? सेकंड पॉइंट है सर्वनाम, सर्वनाम से। सर्वनाम से करेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना। अब हम सेकंड पॉइंट सर्वनाम से करेंगे। सर्वनाम अब मैं यहां पे लिख देती हूं सर्वनाम, सर्वनाम, और यहां पे लिखती हूं भाववाचक। अब हम सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। कैसे? सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है? आप, तुम, यह, वह, वे। यह क्या है? यह सर्वनाम है। आप कौन हो? वह कौन है? वह आ रहा है। ये पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें हमें सर्वनाम का बोध होता है, क्योंकि यहाँ पे यह, वह, वे, आप, हम, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम मतलब कि सभी नाम। तो इसका बोध कराता है सर्वनाम, और सर्वनाम को हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। और सर्वनाम में जैसे कि उदाहरण के तौर पे मम, तो मम तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ममत्व। मम का भाव क्या हो जाता है? ममत्व। उसके बाद अहम, यहां मैंने लिखा है अहम, तो अहम का भाव क्या होगा? अहंकार, अहंकार। तो सर्वनाम मम है, तो भाववाचक संज्ञा होगा ममत्व। मम को ममत्व में, मतलब कि ये हमारे मन का भाव है। अहम, किसी में अहम ज्यादा होता है, मतलब क्या होता है? अहंकार। तो अहम का अहंकार, यह भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही पराया, तो परायापन। पराया क्या हुआ? सर्वनाम। तो परायापन, यह क्या हुआ? भाव हुआ। उसके बाद नीच, नीच सर्वनाम है। नीच क्या है? सर्वनाम है। तो निजत्व, निजत्व क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। वैसे ही सर्व, यहाँ पे लिखा है मैंने सर्व, तो सर्व का भाववाचक क्या होगा? सर्वस्व। क्या होगा? सर्वस्व। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना हमने सर्वनाम से की। सर्वनाम में मम, तो मम का भाव क्या होगा? ममत्व। अहम, तो अहम का भाव क्या होगा? अहंकार। सर्व, तो सर्व का भाव सर्वस्व। भाववाचक संज्ञा में आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की दशा, भाव, गुण या अवस्था आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? आदि के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमें उसी के बारे में यहाँ पे बताना है। जैसा कि हमने सर्वनाम में सर्व, तो उसका भाव क्या होगा? सर्वस्व। अहम का
बदलना है। तो भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञा की रचना हमने 4 प्रकार से की है। 4 प्रकार से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से और क्रिया से। तो आज हमने जाना भाववाचक संज्ञा की रचना। सबसे पहले हमने जाना जातिवाचक संज्ञा से, उसके बाद नेक्स्ट किया सेकेंड सर्वनाम से। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 3 में जानेंगे विशेषण से और क्रिया से। जातिवाचक संज्ञा और जो सर्वनाम से, जिस प्रकार से मैंने भाववाचक संज्ञा की रचना को जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम से आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा को हमने कैसे भाववाचक संज्ञा में बदला और सर्वनाम को किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो आपको भी इसी प्रकार से समझकर उसे भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम को आप अच्छे से जिस प्रकार से मैंने समझाया उसे फिर से रिपीट करके समझना। थैंक यू टू ऑल।